नमस्कार, मैं हिमांशु तिवारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से आता हूं। नवनिर्माण किसान संगठन का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूं और राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय कुमार जी जो उड़ीसा के बड़े किसान नेता हैं उनके साथ मिलकर काम करता हूं। साथियों, ये पूरा जो आंदोलन चल रहा, इसमें जो 41 सदस्यों की जो कमेटी है जो सरकार से बातचीत कर रही है, उसमें हमारे संगठन की तरफ से, नवनिर्माण किसान संगठन की तरफ से अक्षय कुमार जी सरकार से वार्ता कर रहे हैं। आज ये वीडियो बनाने के लिए मैं लेट होने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे, कुछ ऐसी बातें थी जिसके बारे में आज बात रखना जरूरी हो गया था। मुझे ये महसूस हुआ कि देश को और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को, नौजवानों को एक संदेश देने की ज़रूरत है कि ये भ्रम किसानों ने नहीं, नौजवानों ने नहीं, इस देश के गांव के लोगों ने नहीं, सरकार ने, पूंजीपतियों ने और विदेशी एजेंटों ने फैलाया है। सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि लोगों को लगता है ये केवल पंजाब का आंदोलन है और बाद में हरियाणा शामिल हो गया। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ साथियों, मैं 5 सालों से किसान आंदोलन में हूँ। एक नौजवान के तौर पर मेरी उम्र आज 29 साल है। जब मैं आंदोलनों में कूदा और किसान आंदोलनों को मेरी रुचि है क्योंकि एक किसान परिवार से आता हूँ, उसकी समझ को समझते हुए जब मैं देश के किसानों के साथ मिलना शुरू किया, किसान संगठनों के साथ, भूमि अधिग्रहण का जो आंदोलन था, देश में जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी एजेंट थे, वो सरकार के माध्यम से 2014 के दिसंबर में उन्होंने कानून लाया और 24 फरवरी को मैं भूमि अधिग्रहण के आंदोलन के रूप में उसके अध्यादेश को जो सरकार ने 3 बार लाने में कामयाब हुई, उसके बावजूद भी पूरे देश के किसान एकजुट हुए और सरकार को वापस लेना पड़ा। साथियों, आज ये आंदोलन उससे बड़ा आंदोलन है और इस आंदोलन में जो 3 कानून हैं उसके बारे में तो आप सबको बहुत सारी बातें पता ही हैं, इंटरनेट पे और बाकी तमाम विशेषज्ञों ने बात रखी है, उसके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा। लेकिन जो एक मूल बात है, यह भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही कि केवल पंजाब का आंदोलन है। इस आंदोलन में मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु के किसान भी शामिल हैं, उड़ीसा के किसान भी शामिल हैं। उड़ीसा के किसान संगठन से लेकर तेलंगाना के किसान संगठन से लेकर मध्य प्रदेश के, आंध्रा के, राजस्थान के, ये देश का आंदोलन है। किसानों को आप उनके राज्यों के हिसाब से मत बांटिए, संगठनों के हिसाब से मत बांटिए। दूसरी बात मैं बहुत साफ साफ कर देना चाहता हूं, यह आंदोलन केवल किसान संगठनों का नहीं है, यह आंदोलन देश की जनता का है, देश के गांव में रहने वाले लोगों का है। इसलिए है क्योंकि आज उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है कि देश के पेट की सुरक्षा करने वाले किसान के खेत की सुरक्षा कौन करेगा, ये सवाल उनके सामने है। इसलिए वो दिल्ली आए हैं, इसलिए उन्होंने बॉर्डर पर घेराव किया है। लोगों को मुश्किलें हो रही होंगी, सरकार को भी दिक्कत हो रही है, लेकिन मेरी एक अपील है, सरकार इस आंदोलन में इतनी वार्ता के बाद भी, आप देखिए, पहले वो दिल्ली नहीं आने देना चाहते थे, फिर उन्होंने बॉर्डरों को, सड़कों को खोदा। कोई और सड़क खोदता होता तो उसके ऊपर मुकदमे दर्ज होते, लेकिन किसानों को रोकने के लिए उन्होंने सड़कें खोदी, पुलिस प्रशासन ने सड़कें रोकी, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े, उनके ऊपर टीयर टायर फेंका गया। इन तमाम खोने के बावजूद भी हरियाणा और किसान के नौजवान, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने और नौजवानों ने वो साहस दिखाया है और देश को एक रास्ता दिखाया है कि कैसे अहिंसक रूप से अपने आप पे ऊपर लाठी खाते हुए भी इस देश के लिए लड़ना है। क्यों? क्योंकि ये भारत माता हमारी है। अगर भारत माता हमारी है तो उस धरती माता को, जो खेती है, उसको बचाने का दायित्व भी इस देश के किसान का है, इस देश के नौजवान का है। जो एक और भ्रम फैलाया जाता है, किसी अराजक तत्व ने या कुछ ऐसे समूह ने कुछ बात फैला दी, उससे आप उनको किसान ही, पूरे देश का किसान इकट्ठा हुआ है, आप कह रहे हो ये किसान नहीं है, ये राजनीति से प्रेरित है। आप ये समझ लो, कोई भी आंदोलन हो उसमें राजनीतिक लोग भी बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन इससे आप उस असली हकदार के हक की मारने की आवाज मत बनो। आप मोदी जी की तरफदारी करो, उनके किसान आंदोलन के बहलाए गए भ्रम में भी आप फंस सकते हो, लेकिन ये तो मत मानो साथियों कि ये किसान नहीं है। आप मोदी जी के समर्थक हो, अच्छी बात है, लेकिन किसान विरोधी मत बनो। इतना तो आपको, उनकी रोटी जो खाते हो पूरा देश खाता है, पियून से लेके प्राइम मिनिस्टर तक को रोटी खिलाने वाले किसान पर सवाल खड़ा करना मुझे लगता है कि अपने आप में शर्मनाक है। और एक नए नौजवान के तौर पर मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस भ्रम में मत पड़िए कि ये किसान नहीं है, पूरे देश के किसान इस आंदोलन में हैं। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आसपास के दिल्ली के जो राज्य हैं वहां से बहुत भारी मात्रा में आए हैं। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं, कोरोना के कारण देश में बहुत सारी ट्रेनें नहीं चल रही। अगर ट्रेन चल रहा होता तो आपको दिखता कि पूरे देश का किसान आंदोलन, उसकी ये जो 3 कानून के खिलाफ वो खड़ा है। दूसरा, वो एमएसपी की गारंटी का कानून लेने के लिए बहुत लंबे समय से लड़ रहा है। C2+50% के फॉर्मूले जो स्वामीनाथन आयोग की कमेटी में भी दर्ज है, उसके लिए हर जगह आंदोलन हुआ है। उड़ीसा से लेके, पंजाब से लेके, हरियाणा से लेके, हर जगह, यूपी से लेके हर जगह आंदोलन हो रहा है। तमाम संगठन, तमाम, मैं जानता हूं, सबके नाम जानता हूं, तमाम उनके कामों को मैंने देखा है, इसलिए उन पर सवाल मत खड़ा करिए। चौथी बात, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण और बात कहना चाहता हूं देश के नौजवानों से। आज ये आंदोलन जिस परिणाम तक पहुंचा है,
उसमें इस देश के नौजवानों की बड़ी भूमिका है। आज किसान और युवा को समन्वय बनाकर काम करने की ज़रूरत है, अहिंसक रूप से आंदोलन को बढ़ाने की ज़रूरत है। गुरनाम जी ने, चाहे दर्शनपाल जी ने, चाहे राजोवाल जी ने, चाहे अक्षय कुमार जी ने, ये तमाम किसान नेता वो किसान नेता हैं जिन्होंने देश में अपना त्याग किया है, संघर्ष किया है, 20-30 सालों तक किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं गए हैं, वोट नहीं, चुनाव नहीं लड़ा है। ऐसे वो लोग देश के लिए त्याग कर रहे हैं। उनके त्याग और समर्पण को समझिए, और उनके समर्पण से ज़्यादा समर्पण इस देश के नौजवान से ज़्यादा किसान का है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, उसके रोजगार, उसके खेती छीनने की संभावना है। एक अपील मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों और नौजवानों और बाकी जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी समझदार लोग और बाकी जनता से भी करना चाहता हूँ। आपको मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि ये मुद्दा, एमएसपी की गारंटी का कानून का मुद्दा, पूर्वांचल और बिहार जैसे वो राज्य जहां पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि खेती वहां भी होती है, लेकिन एमएसपी के नीचे ही उनका दाम बिकता है। तमाम खेती जो व्यापारी होते हैं वो बाहर जो दाम खरीदते हैं प्राइवेट में, वो उसका दाम एमएसपी के नीचे ही होता है। तो अगर एमएसपी का कानून बनता है तो सबसे ज़्यादा फायदा उन लोगों को भी होगा, पूर्वांचल को होगा, बिहार को होगा, जहाँ एपीएमसी मंडियाँ नहीं हैं, वहाँ पर भी इसका दबाव पड़ेगा कि कोई भी खरीदो। अगर ऐसा कानून बन गया कि इस कानून एमएसपी का लीगलाइज करेगी अगर संसद, तो उसके नीचे खरीदने वाले पे जुर्माना होगा या उसको सजा होगी। ये हम किसान संगठनों की मांग है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो दो प्रमुख मांगे हैं, एक तो ये कि तीनों कानून पूरा वापस होगा। आज विज्ञान भवन में हम लोग फिर जाएंगे, 12 बजे जाना है, 2 बजे की बैठक है। सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है। मैं आपको एक अंदर की और बात बता देता हूं। आप देखिए ना, शुरू में सरकार ने माना कि ये किसान ही नहीं है, जनता में भ्रम फैलाया। फिर उन्होंने कहा, कल के नरेंद्र सिंह तोमर जी का कल का बयान है कि ये किसान संगठन है, किसान हैं, उनके साथ बातचीत चल रही है। और अंदर में संजय अग्रवाल जी ने, वो जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने आधे घंटे प्रेजेंटेशन दी, किसानों को समझाया ये और वो। लेकिन जब किसान बोलने को आए तो उन्होंने उनकी बातों को सुनने की क्षमता जो उनकी है, तर्क के आधार पर किसानों ने अपनी बात रखी और उनकी बात को काट दिया। ऐसे तमाम तर्क रखे और तब जाकर सरकार उस मीटिंग में 7 से लेकर 9 पॉइंट पर यह एग्री हुई कि हाँ, इसमें कमियां हैं। आप देखिए, आज ताकत बढ़ रही है तो वो कमी को स्वीकार कर रहे हैं। ताकत और बढ़ेगी, पूरे देश में दबाव होगा, पूरे देश में आंदोलन होगा, तो ये आंदोलन उस व्यवस्था को बदल कर रख देगा जिसमें जो किसान चाहते हैं कि देश में जो गाँव में आएगा वो महंगा, जो गाँव से जाएगा वो सस्ता, तो गरीब कौन होगा, अमीर कौन होगा, ये सोचने वाली बात है। आप देखिए ना, किसान जो भी खरीदता है, चाहे कपड़ा खरीदे, चाहे घड़ी खरीदे, चश्मा, जूता, वो दवाई, पढ़ाई, उसका सब महंगा होता है। और जो जाता है, अगर आप उसको सही तरीके से देखेंगे तो एक तनख्वाह पाने वाले आदमी की, सरकारी आदमी की, जो पहले की तनख्वाह थी और भी हजारों गुना बढ़ी है, सैकड़ों गुना बढ़ी है, और किसान का दाम 18 गुना, 19 गुना, 20 गुना बढ़ा है। तो ऐसे समय में गरीब कौन होगा और लड़ेगा कौन? साथियों, किसान पर सवाल मत उठाओ, नौजवानों पर सवाल मत उठाओ, वो आपके देश के लोग हैं। दूसरी बात, पूरे दुनिया भर में भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है, लेकिन कुछ देश के प्रधानमंत्रियों ने, सरकारों ने इस पर बयान जारी किया है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, और इस आंतरिक मामले में वो किसानों के समर्थन में चाहे जो कह दें, लेकिन सरकार और किसान दोनों इस देश के हैं, और इस देश के अंदर हम बैठकर आपस में तय कर लेंगे, ये हमारा सरकार पर भरोसा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे बयान, दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय बयान हैं, वो बहुत गैर ज़रूरी हो जाते हैं, खास करके किसी सरकारों के तरफ से। लेकिन जो सवाल दुनिया भर के लोगों का समर्थन प्राप्त हो रहा, उससे बड़ा वो समर्थन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण हिंदुस्तान के आम किसान के गाँव से जो समर्थन मिल रहा, जो उन्होंने राशन पानी लाया है, जो उन्होंने लड़ाई का जज्बा लाया है। एक और बात मैं कहता हूँ, लोग पूछते हैं फंडिंग कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है। साथियों, लोगों ने, कल मैं पढ़ रहा था फेसबुक पे, एक साथी ने लिखा कि पंजाब के किसान, ये किसान वही हैं जो आत्महत्या कर रहे थे और आज 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं। भैया, पहले देश तो घूम लो, समझ तो लो कहाँ का किसान आत्महत्या कर रहा और कहाँ का किसान खाने की दिक्कत में नहीं है, दाम की दिक्कत में है। पहले इस देश की व्यवस्था को समझ लो। महाराष्ट्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार और उड़ीसा की स्थिति, परिस्थिति दूसरी है, पंजाब हरियाणा की स्थिति दूसरी है। यहाँ गुरुद्वारा, गुरु नानक देव जी ने जो परंपरा शुरू की है, उसके कारण लंगर हैं, इसलिए खाने की आंदोलन में कभी कोई दिक्कत नहीं होती। दिल्ली में भी जब भी देश भर से कोई भी आंदोलन में लोग आते हैं, लंगर ने उनका पूरा साथ दिया है, गुरुद्वारों ने पूरा साथ दिया है। इस आंदोलन में भी वो गुरुद्वारा सिख समाज द्वारा चलाया जा रहा है। इसलिए ये गैर जरूरी सवाल, बिना मतलब के सवाल, पहले तो उन्होंने कहा कि ये किसान नहीं है, फिर कहा फंडिंग कहां से आती है। आने वाले समय में कहेंगे कुछ नए तरीके के किसान संगठन खड़े करेंगे और उनसे ये कहलवाएंगे कि मैं एक इसमें अध्यादेश में मान जाता हूं, मैं अमेंडमेंट में मान जाता हूं, मैं दूसरे तरीके की गैर जरूरी चीजों में उलझाएंगे। लेकिन मेरा भरोसा है पूरे देश के किसान एक हैं,
पूरा देश का नौजवान किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने बाप की इज्जत की बचाने की लड़ाई के साथ खड़ा है, क्योंकि एक तरफ उसके स्वाभिमान की लड़ाई है, उसकी पगड़ी की लड़ाई है। उस स्वाभिमान को दिल्ली में, देश की राजधानियों में, ब्यूरोक्रेसी में, कॉरपोरेट्स में उसकी पगड़ी उछाल दी है और जमीन पर रखवा दी है। आज हम दिल्ली इसलिए जा रहे हैं कि हमें हमारा दाम भी दो, हमें हमारी पगड़ी का सम्मान भी दो। ये जो सम्मान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, ये एक सांस्कृतिक मूल्यों की भी लड़ाई है। इसलिए मेरे उन सभी लोगों से अपील है जो सवाल उठाते हैं, पहले देश की परिस्थिति को समझिए, देश का आंदोलन किस किस तरीके का है, देश घूमिए, देश के बारे में पढ़िए। गलत बयानबाजी, बिना मतलब के भ्रम में आप हैं। आपको सरकार आपके दिमाग से खेल रही है, और अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो ये लोकतंत्र है, आपका फैसला है, आप सरकार के साथ रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन दूसरा जो विरोध कर रहा उसके ऊपर सवाल उठाएंगे तो आपको ये सवाल भी उठाना चाहिए कि आज जो सत्ता पक्ष में है वो लोगों ने भी इस देश में आंदोलन किया है, उन लोगों ने भी जयप्रकाश नारायण जी के देश जो आंदोलन चला था उसमें इमरजेंसी के खिलाफ कौन लोग लड़े थे? बहुत सारे लोगों के साथ बीजेपी और आरएसएस के लोग भी लड़े थे इमरजेंसी के खिलाफ। इसी तरीके से अगर वो आंदोलन में लड़ना गलत होता है तो वो भी गलत थे। ये तो कोई बात नहीं होती भाई कि आप सत्ता में जो पहुंच गया वो सबको गलत साबित कर देगा, देश विरोधी साबित कर देगा। देशभक्ति है क्या? देशभक्ति देश के लिए लड़ना होता है। जो देश के अंदर का मूल सवाल हैं उन पर सवाल जो उठाते हैं सही तरीके से तार्किक बिंदु पे, उन सवालों को हल करना देशभक्ति है। इस देश में जो भगत सिंह का सपना था, चंद्रशेखर आजाद का सपना था, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का और सुभाष चंद्र बोस ऐसे हजारों अनगिनत क्रांतिकारी और देश के शहीदों का जो सपना था, क्या सपना था मुझे जरा बताइए। वो सपना यही था कि देश हमारा जब आज़ाद हो तो इस देश में स्वाभिमान रहे, इस देश में लोगों का उनको हक मिले, जो सरकार और प्रशासन और अंग्रेज हैं वो जो जुल्म ढाते हैं उस जुल्म से आज़ादी मिले। ये आज़ादी की लड़ाई थी। और आप देखिए जब किसान अपनी मांग कर रहा तो 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया था, आज 2020 चल रहा है, 100 साल हो गया। 100 साल में भी ये व्यवस्था नहीं बदली कि क्या किसानों को उनका हक मिलेगा। गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया, पटेल जी ने, सरदार पटेल ने गुजरात में आंदोलन किया। इस तरीके से उस समय भी अंग्रेज यही कहते थे कि ये देश के विरोधी लोग हैं, लेकिन वो देश के लिए लड़ रहे थे साथियों। इसलिए किसान के जज्बे पर मत सवाल उठाइए। मैं वापस से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश की मैं बात करना चाहता हूँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो हमारी जोत है वो बहुत छोटी है, इसलिए वहाँ के जो सवाल हैं उस पर ये एमएसपी का जो गारंटी का कानून बनेगा उससे सबसे ज़्यादा ऐसी जगहों को फ़ायदा होगा जिसका पर कैपिटा इनकम कम है। और आप देखिए पंजाब का 20,000 से ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है, पूर्वांचल में 2,500-3,000 रुपए के आसपास, उसके अंदर के आसपास का डेटा है। तो आप देखिए वो गरीब किस लिए है? क्योंकि उनको उनका फसल का दाम नहीं मिल पाता। और जिनको ये लगता है कि इंडस्ट्री सभी लोगों को रोजगार दे पाएगी तो मुझे उनकी बुद्धि पर, उनके विवेक पर तरस आता है कि आप सोचिए अगर दे पाते तो जहां इंडस्ट्री लगी है वहां सबको रोजगार मिल गया क्या? आप देखिए जीडीपी में किसानों ने साथ दिया तो इस देश में अनाज के संकट नहीं हुआ। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के, पूर्वांचल के लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया। आज मर जवान और मर किसान का नारा देने वाले लोग ये कह रहे हैं किसान और जवान को लड़ाने की कोशिश में खड़े हुए हैं। मैं उन सारी गुंजाइशों, सारी कोशिश को नाकामयाब करने के लिए आप सबसे अपील करता हूं कि पूरे देश के लोग एकजुट हो। ये सवाल किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सवाल इस बात का नहीं कि मोदी का विरोध करना है, सवाल इस बात का है कि व्यवस्था में जो सत्ता में बैठा हुआ है उसने जो कानून लाया है उस कानूनों के खिलाफ हिंदुस्तान के लोग हैं। जैसे साइमन गो बैक कहा गया, क्योंकि वो व्यवस्था के लिए, हम हिंदुस्तान के लिए व्यवस्था नहीं थी। ये तीनों कानून, अडानी अंबानी तो बहुत छोटी सी चीज़ हैं, उनके पीछे ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और वो रास्ता खोल रहे हैं। आप ये बताइए जब नील का कानून आया था, जब इस देश में उन लोगों ने व्यापार करने के लिए मांगा था, देश को लूटने के लिए और शासन करने के लिए नहीं मांगा था, वो पहला दरवाजा था। एक दरवाजा खुलता है, दूसरा दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। क्योंकि भूमि अधिग्रहण में भी यही हुआ था। उस वक्त सरकार शुरुआती दौर में थी, उसको वापस लेना पड़ा। आज सरकार पूंजीपतियों और कॉरपोरेट्स के इतने दबाव में है, WTO के दबाव में है। देश के किसान तो बहुत कुछ नहीं भी जानते। मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ी बात, आप पढ़िएगा कि देश के किस किसान संगठनों ने मांग की कि ये कानून मिले। आप देखेंगे तो आपको कई मिलेगा कि केवल एक आयोग है, नीति आयोग, जिसको मैं अनीति आयोग कहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि वो जो नीति बना रहा है वो देश के खिलाफ है, तो वो अनीति ही हुआ, वो अत्याचार बढ़ाने के लिए ही हुआ। उसके जो CEO हैं, ये बताइए इस देश में एक सरकारी संगठन, सरकारी आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो तो प्रधानमंत्री जी हैं, उपाध्यक्ष भी कोई है, उसमें CEO जैसी पोस्ट बनाकर उसको आप एक कंपनी बनाना चाहते हो। हर चीज को आप चाहते हो कि इसको प्राइवेटाइज कर दो, कोयला बेच दो, माइंस बेच दो, देश के सारे संसाधन बेच दो, और अब आप खेती भी बेचना चाहते हो। इसलिए मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने एक लेख लिखा,
कोरोना टाइम ही सबसे बढ़िया टाइम है कि हम लंबे समय से ये जो सोच रहे हैं हमें इसको लागू करने की ज़रूरत है। और वो जो ड्राफ्टिंग उन लोगों ने की थी वही आप देखिए आने वाले समय में आज ये कानून के रूप में हमारे सामने है, हम इससे लड़ रहे हैं। 2 बजे हम वार्ता में जाएंगे। मैं सारी फ़ोटोज़ और ये सारी चीज़ें तो नहीं रख पा रहा हूँ, समय का अभाव है। बहुत सारी चीज़ें तय करना है, आंदोलन सही दिशा में जाए, आंदोलन गलत हाथों में ना जाए। एक बात, आंदोलन हिंसक ना हो। दूसरी बात, इसकी भी चिंता किसानों को ही करनी है, सरकार को ही करनी है। तो ऐसे तमाम ताकतें, किसान लीडर जो हैं वो देश के सच्चे सपूत हैं। सरकार और आम लोगों को उनको डिस्क्रेडिट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो डिस्क्रेडिट हुए तो आप ये आंदोलन को अराजक हाथों में भेजोगे। इसलिए मेरी बार बार मांग है, जो लंबे समय तक किसानों के सवाल को समझते आए हैं, देवेंद्र शर्मा जी जैसे लोग, उनके लेखों को आप पढ़िए, उनके वीडियोज़ को आप पढ़िए। राजोवाल जी हुए, अक्षय भाई हुए, ये सब वो किसान नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा त्याग किया है, समर्पण किया है। हम नौजवान भी किसानों के साथ कंधा से कंधा लड़ा रहे हैं। 25 तारीख से मैं यहीं पर हूँ। पूरे आंदोलन के जो पिछली भी कमेटीज़ बनी थी, चाहे कुरुक्षेत्र में हो, पंजाब में हो, हम पूरे देश को, किसानों को एकजुट करने और किसान संगठनों को एक मंच पे लाने की कोशिश में काफ़ी लंबे समय से लगे थे। आज हम कामयाब हुए हैं कि सरकार के सामने हम एक बात रख पा रहे हैं। देश के किसान एकजुट हैं और देश के किसान जो जय किसान का नारा था उसको, शास्त्री जी के नारे को, महात्मा गांधी के सपने को, भगत सिंह के सपने को हम इस आंदोलन से पूरा कर पाएंगे और किसान का सम्मान उसको मिल पाएगा, किसान का स्वाभिमान में उसको मिल पाएगा, किसान का उसका उचित मूल्य उसको मिल पाएगा। किसान, आप ये भी मानिए कि प्यून से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक जो जिसकी रोटी खाते हैं उसकी रोटी को छीनने की कोशिश मत करिए, उसके खेत को छीनने की कोशिश मत करिए, उसको समर्थन करिए। मेरी आप सबसे अपील है। इसी के साथ मौका मिला तो दोबारा बातचीत करूंगा, अन्यथा क्षमा चाहूँगा। आंदोलन के बाद इस पर व्यापक रूप से एक लेख लिखूंगा, पुस्तक लिखने की कोशिश करूंगा कि इस आंदोलन में क्या हुआ, कैसे हुआ। वो तमाम बातें आप तक पहुंचेंगी ही, लेकिन अभी के लिए इतना ही। 2 बजे से ये मीटिंग है। सरकार कह रही है कि वो बातों मानने के लिए आगे बढ़ रही है। किसान संगठन भी इस बात के लिए तैयार है। अगर सरकार मान लेती है 3 कानून वापस लेना और MSP को लीगलाइज करना, तो ये आंदोलन वापस हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं मानती है तो आंदोलन पूरे देश में आगे बढ़ेगा, अहिंसक रूप से आगे बढ़ेगा। ये हमारी अपील है। और इसी के साथ जय हिंद, जय किसान, भारत माता की जय।